दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य छवि निगम की लिखी कहानी मेरा सैंटा। इंतजार करना मुझे पसंद नहीं, लेकिन आजकल मैं हर दोपहर यही कर रही थी, और वो भी खुशी खुशी, क्योंकि ये इंतजार मेरे लगभग 4.5 साल के भांजे आयुष के लिए था। रोज तकरीबन इसी वक्त वो स्कूल से लौटा करता और रोज मैं इस बस स्टॉप पर उसे लेने आया करती थी। लगता था आज मैं यहाँ जल्दी चली आई थी। स्कूल बस अभी तक आई नहीं थी। सड़क के मोड़ पर नजरें टिकाए हुए मैं वहीं एक खंबे से टिककर ख्यालों में खो गई। यादों की गली में एक चक्कर लगाने का मेरा मन हो आया था। मैं हमेशा अपनी उम्र से ज्यादा समझदार रही थी, और आयुष की मम्मी यानी मेरी बहन छुटकी हमेशा से ही उतावली और गैर जिम्मेदार रही थी। शायद मम्मी पापा की जगह लेते लेते मैंने ही उसे ऐसा बना दिया था। फटाफट उल्टे सीधे फैसले लेना और फिर उन्हें बदल डालना जैसे उसकी फितरत होती जा रही थी। तकरीबन 6 साल पहले एक रोज वो अचानक मेरे सामने आके खड़ी हो गई। हाथों को कमर पर टिकाए घोषणा कर दी, जी मैं शादी करने जा रही हूं। मैंने पहले इसे मजाक ही समझा, फिर उसकी जिद देखकर हैरान परेशान हुई। उसे बहुतेरा समझाया, चिताया, सब कुछ किया, लेकिन उसने मेरी एक न मानी। उसे समझाने की तो सारी कोशिशें मेरी तब भी नाकाम हो रही थीं जब कोई साल भर बाद ही वो आयुष को गोद में लिए मेरे सामने खड़ी थी, क्योंकि तब उससे शादी और बच्चे की जिम्मेदारियां संभल नहीं पा रही थीं। मेरा मन तो हुआ कि उसे भींच लूं। आयुष था ही इतना प्यारा। माथे पर छाए भूरे सुनहरे बाल, घनी पलकों के नीचे से झांकती भूरी आंखें, लटकते आए गाल जिन्हें देखते ही खींचकर प्यार करने का मन हो आए, गुलाबी होंठ और हवा में लदर पदर चलते हाथ पैर। लेकिन उसी के भले के लिए छुटकी को उसकी जिम्मेदारियों का एहसास कराना जरूरी था। मैंने नन्हे आयुष का सर चूमा और दिल कड़ा करके छुटकी को वापस अपने घर जाने की ताकीद कर दी। सोचा बीच बीच में उनके पास जाके देखती रहूंगी, धीरे धीरे सब ठीक हो ही जाएगा। लेकिन जब मैं आयुष के चौथे बर्थडे पर उसके घर गई तो ये एहसास हुआ कि सब कुछ ठीक नहीं था। बड़ों का तनाव नन्हे आयुष के चेहरे पर उतरने लगा था। भोलेपन की जगह उदासी ने ले ली थी, और अपने मम्मी पापा की तकरारें उसकी मुस्कुराहट छीने ले रही थीं। जिस बच्चे के जन्म के वक्त नेक देते देते मेरे हाथ नहीं थके थे, जिसको नेग्लेक्ट करने की वजह से पहली बार मैंने छुटकी को डांटा था, जिसके साथ मैं विंटर वेकेशंस मनाने दौड़ी चली जाती थी, उसकी खामोशी ने मेरा दिल तोड़ दिया। अपनी गोद में उठाकर आयुष को मैं अपने साथ ले आई, लेकिन उसकी वो खिलखिलाहट में वापस नहीं ला पाई थी। अब सोचती हूं उसे अपने माँ बाप से दूर करके मैंने ठीक किया था या नहीं। अभी मैं ख्यालों में शायद और उलझी रहती कि हॉर्न की आवाज से मेरा ध्यान टूटा। बस आ गई थी। जल्दी से उस ओर बढ़ते हुए मैंने देखा पूरी बस में चिल्ल पौ मची हुई थी। आयुष की उम्र के बच्चे किलकारियां मारते हुए खूब शोर मचा रहे थे। बस एक वही संजीदा बैठा था। मेरी आंखें भीग गईं। कुछ पलों बाद उन्हें पोंछकर और होठों पर मुस्कुराहट चिपकाकर मैंने बस की सीढ़ियों के पास खड़े होकर पुकारा, अरे आयुष बेटा, फटाफट उतरो ना, वरना रेंडियर आके तुम्हारा मिल्क शेक फिनिश कर जाएंगे। आयुष चौंक गया। उसे उतारने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो कंधे सिकोड़ते हुए वो आगे बढ़ गया। मैं वहीं खड़ी रह गई। कितना बदल गया था आयुष। हर साल जब मेरे स्कूल में विंटर वेकेशंस होती थी तो मैं छुटकी के घर चली जाती थी। मुझे देखकर वो लपक कर मेरी गोद में चढ़ाता।
उसके लाल लाल मुलायम गालों को प्यार करते वक्त मेरे होंठ उनमें धंस के रह जाते। उसकी भूरी आंखें हर बार और भी चमकीली लगती और उसकी मासूमियत मेरे अकेलेपन के खाली कोनों को भर जाती। मैं उससे खूब बातें करती, वो भी ऊँ करते हुए मेरी हाँ में हाँ मिलाता। उसके 3 साल के होने के बाद तो मैं उसको खूब कहानियां सुनाने लग गई थी, और वो भी अपनी गोल गोल आंखों में हैरत भरे मेरी ओर देखता रहता। खासतौर से उस दौरान पड़ने वाले क्रिसमस से जुड़ी हर बात हम दोनों के लिए बेहद खास होती जाती। उम्र में इतना बड़ा अंतर होते हुए भी हम दोनों उस वक्त बिल्कुल बराबर हो जाते। रजाई को कानों तक ओढ़े हुए मैं देर रात तक बोलती रहती और मेरी बाह का तकिया लगाए वो गौर से सुनता जाता। कभी कभी मुंह से अंगूठा निकालकर वो अपनी भी तोतली बातें जोड़ता जाता। मैं उसे बताती कि एक जगह होती है नॉर्थ पोल, वहां से सांता क्लॉज आते हैं, लाल टोपी में सफेद फुन्ना लटकाए, पीठ पे ना बड़ा सा बैग लटकाए। ये बताते हुए मैं रुक कर उसके पेट में गुदगुदी करती। अच्छा बताओ तो कैसे हंसते हैं सांता? और आयुष गहरी सांस अंदर खींचते हुए होठों को गोल गोल कर लेता। हो हो हो। मुस्कुराते हुए मैं बात आगे बढ़ाती। और ना उनके पास एक स्लेज है जो बर्फ पे दौड़ती है, शाय शाय शाय। उसको रेनडियर्स खींचते हैं, उसी में आते हैं सांता। और अपने बैग में वो जो अच्छे बच्चे होते हैं ना, उनकी विश पूरी करने के लिए खिलौने देते हैं। फिर मैं पूछ बैठती, अच्छा आयुष ने इस बार क्या मांगा सांता से? वो फौरन किसी खिलौने वगैरह का नाम बता देता और मैं मन ही मन उसे अपनी शॉपिंग लिस्ट में जोड़ लेती। देर रात तक हम दोनों खिड़की के बाहर चमकते तारों पर नजर टिकाए बातें करते रहते। मैं भी अपनी विश सांता को चुपके से बता देती। वो हर बार एक ही रहती थी, आयुष की खुशी। आयुष की खातिर मैंने अपनी कोशिशें जारी रखी। हर बार जब मैं जाती तो छुटकी को समझाती थी, उसकी बिखरी हुई गृहस्थी समेटने की कोशिश करती, उसकी रसोई के खाली डिब्बे डिब्बियां भरती, उसके कपड़े सहेजती, सारा कबाड़ बाहर निकालती और भी पता नहीं क्या क्या करती जिससे उसकी जिंदगी आसान हो जाए और वो जिम्मेदारी से ऐसे फैसले ले सके जिससे आयुष पर किसी कड़वाहट का असर न हो सके। लेकिन धीरे धीरे मुझे लगने लगा था कि मैं नाकाम होती जा रही थी। पिछली बार जब आयुष को देखा था तो बिल्कुल मुरझाया हुआ लग रहा था। पहले तो मिलते ही वो अपनी अटरम सटरम बात बताने मुझ पे लग जाता था, मौसी ये मौसी वो। हंसते हुए मैं बड़ी मुश्किल से उसकी चकर पकड़ का सर पैर समझ पाती थी। लेकिन अब उसका चेहरा बुझा बुझा था, उसके होठों के कोने नीचे लटक आए थे और जब मैंने उसके गालों पर प्यार किया तो एहसास हुआ कि उसने अपने जबड़ों को भींचा हुआ था। मेरा दिल भर आया और जिंदगी में पहली बार छुटकी और उसके पति पर बेहद गुस्सा भी आया। या तो वो दोनों शादी करते ही नहीं, और अगर कर ली थी तो अच्छे से निभाते। क्यों इस कदर छोटी छोटी चीजों पर उलझते रहते थे कि आपसी प्यार भूलते जा रहे थे? क्या उनको महसूस नहीं होता होगा कि आयुष खुद को उनके तकरार की वजह समझने लगा होगा? आयुष की बर्थडे पार्टी की उस रात मैंने पहली बार छुटकी से दिल खोल कर बात की। बड़ी बहन के उपदेश नहीं दिए, एक दोस्त की तरह उसे आईना दिखाया। अपनी जिम्मेदारियां दूसरों पर मढ़ते रहने की उसकी फितरत उसे मुझसे, अपने पति से और अपने बेटे से भी दूर करती जा रही थी। मैंने उसको गंभीरता से समझाया, देख छुटकी, अब बचपना छोड़ दे और आयुष की खातिर अपने घर और अपनी शादी को जिम्मेदारी से संभालना। उसने धीरे से हाँ में सर हिलाया। मैंने बात जारी रखी, अगर तुम दोनों को वक्त चाहिए तो आयुष को मैं अपने साथ ले जाती हूं ना, अपर केजी वहां कर लेगा और जब ठीक समझो उसको आके ले जाना। छुटकी और उसके पति ने खामोश रजामंदी दे दी। उसके बाद नवंबर की एक हल्की सर्द सुबह में आयुष को लेकर मैं वापस रवाना हो गई। हालांकि वो तब भी मुड़ मुड़ के पीछे देखे जा रहा था, लेकिन मेरी उंगली पर उसकी पकड़ की मजबूती
मुझे यकीन दिला रही थी कि उसे मुझ पर कितना भरोसा था। जल्द ही मैं उन भोली आंखों की चमक, उस मासूम चेहरे की रौनक लौटा सकूंगी, ये यकीन तो मुझको भी था। क्रिसमस जो आने वाला था और उसके सेलिब्रेशन की तैयारियां करते हुए भला कौन उदास रह सकता था। आयुष के आने के बाद वक्त तेजी से गुजर रहा था, लेकिन आयुष की वो किलकारियां मैं वापस नहीं ला पाई थी। रात में मुझसे कहानियां सुनते वक्त वो अब सवाल ज्यादा पूछता था, उन पर यकीन कम करता था। स्कूल डायरी खोलता तो उसकी निगाह होमवर्क पर कम, उसमें मम्मी पापा के साथ लगी अपनी फोटो पर ज्यादा होती। उसका ध्यान बटाने के लिए मैं क्रिसमस की तैयारियों की बातें करने लग जाती। काश ये आने वाला क्रिसमस आयुष की मुस्कुराहट वापस ले आए। ये सोचते हुए मैंने गहरी सांस ली। तभी आयुष की नर्म हथेली अपनी उंगली के इर्द गिर्द महसूस हुई तो मेरा ध्यान टूटा। मुझे एहसास हुआ कि यादों में खोई हुई मैं अभी तक वहीं बस स्टॉप पर ही खड़ी हुई थी और आयुष घर चलने का इंतजार कर रहा था। मैंने उसके कंधे पर लुढ़क आए उसके बैग, बॉटल और जैकेट को ठीक करते हुए झुककर उसके बालों में प्यार से हाथ फेरा। और हीरो, क्लास पार्टी अच्छी रही? सर झुकाए, जूतों से कंकड़ उछालते चलते हुए उसने बस हाँ में सर हिला दिया। उसके जूतों के फीते फिर से वैसे ही खुलाए थे जैसे उसकी रेड चेक वाली यूनिफॉर्म की शर्ट का ऊपर वाला बटन। धूप में उसके हल्के भूरे बाल सुनहरे चमक रहे थे। गाल बिल्कुल लाल हो आए थे जिन पर एक लंबी मटमैली लाइन थी। मैं चौंक गई। क्या वो आंसुओं के निशान थे? अपनी आवाज में जबरदस्ती की चहक लाने की कोशिश करते हुए मैंने कहा, चलो भाई जल्दी चलो, अभी अपन को बहुत काम करने हैं। क्रिसमस ट्री सजाना है, सैंटा की गिफ्ट के लिए रेड सॉक्स भी तो लटकाने हैं, और हाँ, सैंटा बेचारे के लिए जूस और उनके रेंडियर्स के लिए अच्छी अच्छी गाजरें भी तो रखनी है। और हाँ, सैंटा वाली विश तैयार तो है ना? मैंने सोचा था कि इतना सब सुन के वो एक्साइटेड हो जाएगा, लेकिन वो चुपचाप वैसे ही चलता रहा। मैंने गला साफ करते हुए पूछा, मौसी से नाराज हो क्या बेटा? उसने अपना सर तेजी से नहीं में हिला दिया तो मैंने मुस्कुरा के उसे गोदी में उठा लिया और उसके गदबदे से पेट में मुंह घुसाकर हल्के से गुदगुदी की। अरे भाई, तो परेशानी क्या है? उसके भिजे हुए गुलाबी होंठ कुछ सीधे हुए और धीमी आवाज आई, मौसी, सैंटा होते भी हैं क्या? उसके होंठ हल्के हल्के कांप रहे थे। आंसू पलकों के छोर पर अटके हुए थे। मैं जानती थी इस सवाल का जवाब उसके लिए बहुत अहम था, जैसे कुछ यकीन हरेक के लिए बहुत जरूरी होते हैं। सैंटा उसका यकीन थे। उन्हें न मैं दिखा सकती थी, न ही नकार सकती थी, और न ही झूठ बोलना चाहती थी। लेकिन मैं चाहती थी कि कोई सच्चाई उसकी मासूमियत न छीन ले। माँ बाप के बीच अगर झगड़े होंगे तो सुलझ भी जाएंगे, लेकिन इन सब में भला बेचारे बच्चों का उनके सपनों से, बचपन के करिश्मों से भरोसा क्यों टूटे? बचपन एक जादू को जीने का वक्त होता है और मैं चाहती थी कि आयुष की जिंदगी में वो जादू कायम रहे। हालांकि ये होगा कैसे, इस वक्त मैं नहीं समझ पा रही थी। घर में सब काम बदस्तूर चल रहा था। आयुष कपड़े पहनकर मिल्कशेक पी रहा था और मैं चाय की चुस्कियां ले रही थी। लेकिन सैंटा क्लॉज के अस्तित्व का सवाल जैसे हमारे बीच कहीं अटका हुआ था। उसकी सवालिया निगाहें अब भी बार बार मुझसे टकरा रही थीं, लेकिन मैं नहीं कह सकती थी कि बेटा नहीं होते वो, और होते हैं वो कहने का मतलब होता इसको साबित करना। वो कैसे करती? मैं ये भी कह सकती थी कि बेटा ऐसा है, जो मान ले उसके लिए सैंटा होते हैं, जो नहीं मानते उसके लिए नहीं होते। लेकिन 4-5 साल के बच्चे को ये गोलमोल बात कैसे समझ आती? मेरे पशुपेश की असली वजह शायद कुछ और भी थी। अपनी उम्र से बड़ी बनकर मैं बस जवाब ही ढूंढती और देती आई थी। मम्मी की तबीयत के बारे में पापा के लिए, पापा के एक्सीडेंट के बारे में मम्मी के लिए, फिर दोनों के न होने के बारे में छोटी बहन को समझाने के लिए।
स्कूल में, कॉलेज में, छुटकी की जिम्मेदारी उठाते वक्त, खुद के बारे में न सोचकर उसका घर बसाते वक्त, आयुष को यहाँ लाते वक्त, हर वक्त मेरे सामने सवाल ही तो रहते थे। लेकिन मेरे अंदर कहीं छिपे उस बच्चे के भी तो ढेरों सवाल थे। उनके जवाब देने को कभी कोई नहीं था। जिसके पास अगर कुछ था तो बस ये यकीन कि सब ठीक हो जाएगा। ये भरोसा आज भी मेरी ताकत था। मैं भी तो मन्नत माना करती थी, दुआएं करती थी, विश मांगा करती थी। आयुष की खुशियां मांगते वक्त मैं भी तो किसी ऐसी ताकत पर यकीन करती रही थी ना, जो मेरी बात जरूर से मान लेगी। ये यकीन मेरे लिए भी बहुत जरूरी था, चाहे उसका रूप कुछ भी हो। बिल्कुल सांता क्लॉज पर आयुष के यकीन जैसा। उसे भी तो अपने पापा मम्मी के उस कहे पर पूरा भरोसा होगा कि क्रिसमस पर सांता ही उसके लिए खिलौने लाते हैं। उसे इस पर भी यकीन होगा जब उन्होंने उससे कहा होगा कि जल्द ही वो उसको ले जाने आएंगे। जब उन्होंने कहा होगा कि वो दोनों उससे बहुत बहुत प्यार करते हैं। उस पल मुझे एहसास हुआ कि मैं इस यकीन को तोड़ नहीं सकती, उसके सांता को नकार नहीं सकती। और रात में मैंने आयुष को कोई कहानी नहीं सुनाई। उससे सीधे सीधे कह दिया, हाँ बेटा, सांता होते हैं, सच्ची में। आयुष ने धीरे से सर हाँ में हिलाया। मैंने उसे अपनी बाहों में कस लिया। उसकी आंखों में अब चमक थी और मेरी आंखों में चिंता। न जाने मैंने उसकी समस्या सुलझाई थी कि उसे और उलझा दिया था। जैसे जैसे क्रिसमस का दिन नजदीक आ रहा था, मेरी बेचैनी बढ़ती चली जा रही थी, लेकिन आयुष की मुस्कुराहट दिनों दिन बढ़ रही थी। हमारी तैयारियां जोरों पर थीं। हम एक सुंदर सा क्रिसमस ट्री, सुनहरे रुपहले चमकीले रिबन और गोले लाल बड़े बड़े मोजे और भी ढेरों सामान ले आए थे। यहाँ तक कि सांता के लिए स्पेशल जूस और मिल्क बॉटल और उनके रेंडियर्स के लिए ताज़ी मीठी गाजरें भी। सब कुछ सही जा रहा था, लेकिन जब उसने खिलखिलाते हुए कहा, मौसी इस बार मैंने सांता से ना स्पेशल विश मांगी है, आप देखना। हाँ, तो मेरी धड़कनें रुक सी गईं। ऐसा क्या मांगा होगा इसने? अच्छा हो कि मैं ही वो चीज लेकर रख दूं। ये सोचकर सामान्य दिखने की कोशिश करते हुए मैंने कहा, क्या नई ट्राइसिकल मांगी है बेटा? तो ना में सर हिलाते हुए उसके गालों के डिंपल और गहरा गए। मैंने फिर से कोशिश की, इस बार किस चीज का मन है तुम्हारा? बैट बॉल, कार्टून वाली नई सीडी? अरे हाँ, वो रेड वाली जैकेट चाहिए ना जिसमें कार्टून बना है, जो हमने देखी थी उस दिन मॉल में, वही ना? लेकिन बिना जवाब दिए वो खिलखिलाते हुए वहां से दौड़ गया। कुछ नहीं सूझा तो मैंने छुटकी को बुलाने के लिए खुद ही फोन कर दिया, लेकिन उसकी आवाज में झलकती निराशा ने मेरी उलझन और बढ़ा दी। क्रिसमस भी अब 2 ही दिन दूर था। मैंने आयुष को कभी लालच देना, कभी कुरेदना शुरू किया, लेकिन उसने सांता से क्या विश मांगी है उसने नहीं बताया। मैंने उसका छोटा सा बैग भी खंगाल डाला। शायद किसी कॉपी या किसी डायरी में उसने लिखा हो, किसी फोटो पे निशान लगाया हो, लेकिन मुझे कोई क्लू नहीं मिला। इस उहापोह में 24 दिसंबर की रात भी आ गई। देर रात तक हम दोनों ने क्रिसमस ट्री सजाया। जब वो सोने चला गया तो मैं काफी देर तक वहीं बैठी रही। कल हम दोनों के यकीन का इम्तिहान जो था। अगली यानी क्रिसमस की सुबह आयुष की तेज खिलखिलाहट से मेरी आंखें खुली। मैं चौंक के उठ बैठी। जल्दी जल्दी मैं बाहर वाले कमरे में आई और हैरान रह गई। आयुष की गोद में रिबन में उलझा एक छोटा सा पपी था, जो अपनी नन्ही नन्ही गुलाबी जीभ से उसका चेहरा चाटने की कोशिश कर रहा था। मुझे देखकर वो खुशी से चिल्लाया, देखा मौसी, मैंने अपने साथ हमेशा रहने और हमेशा खेलने वाला कोई रियल वाला फ्रेंड मांगा था और सांता ने मुझको ये दे भी दिया। ये मेरी नजर साथ वाले दरवाजे पर गई। वो जरा सा खुला हुआ था। शायद वो पपी रात में यहां से अंदर घुस आया होगा और गाजर वाजर खा के लाल मोजे में घुस के सो गया होगा। लेकिन मैं तो सारे दरवाजे ठीक से चेक करती थी, फिर ये खुला कैसे रह गया?
सचमुच कुछ यकीन सवालों और जवाबों के परे होते हैं। तभी दौड़ के आयुष मुझसे लिपट गया। मैरी क्रिसमस मौसी। मैंने बाकी सब सोचना छोड़कर हंसते हुए उसे और उसके पपी को गोद में उठा लिया। मैरी क्रिसमस बेटा। अब उस कमरे में सिर्फ उसकी खिलखिलाहट गूंज रही थी। तभी साथ में खुला हुआ दरवाजा पूरा खुल गया। मैंने हैरानी से देखा, आयुष का गिफ्ट का पपी लाने वाले सामने खड़े थे, चुटकी और उसका पति। खुशी के मारे मैंने अपनी हथेलियां भींच ली। मेरी भी विश पूरी हो गई थी। मुझे लग रहा था जैसे बाहर कहीं घंटियों की खनखनाहट के साथ एक भारी सी आवाज भी आ रही थी, हो हो हो। बस इतनी सी थी ये कहानी।